मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां दौरे के तीसरे दिन सीएम योगी ने जनता दरबार में आए दूर दूर से फरियादों को सुना और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता दें कि गोरखपुर दौरे पर हैं। लगातार तीसरे दिन जो है मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचे, फरियादियों की फरियाद को सुना और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जो है सीएम की ओर से दिए गए। बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद से ममता बनर्जी शॉक में नजर आ रहे हैं। उन्हें अभी भी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि वो हार चुके हैं। उन्हें इस हार के पीछे चुनाव आयोग की बेईमानियों और बीजेपी की साजिश की बू आ रही है। यहाँ तक कि उनका इस सियासी परंपरा को ही दरकिनार करना कि जब आमतौर पर चुनाव हारने के बाद अगले दिन इस्तीफा दिया जाता है, या यूं कहिए कि सत्ता का जो हस्तांतरण है वो बहुत शांत तरीके से कायदे और नियम के तहत होता है, वो इनकार कर रही। एक तरफ ममता बनर्जी का साफ इनकार, इस्तीफा नहीं दूंगी। ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने के बयान पर विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दो टूक कहा, संविधान में सब कुछ साफ लिखा है, जो लिखा है वही करना होगा, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वहीं खड़गपुर से भाजपा के उम्मीदवार दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे से इंकार करने पर कहा, एक दिन दुनिया छोड़नी पड़ती तो गद्दी तो 2 दिन की है। वे इस भ्रम में न रहे कि ये उनकी पैतृक संपत्ति है। जनता ने उन्हें 15 साल समय दिया, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार और हिंसा के अलावा कुछ नहीं किया। तो वहीं उधर कोलकाता में 9 मई को नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की संभावना जताई जा रही है। भैया, दुनिया छोड़ना पड़ता है एक दिन, गद्दी तो 2 दिन का है। ये भ्रम में न रहे कि उनका पैतृक संपत्ति है। जनता ने उनको 15 साल समय दिया, सिवाय भ्रष्टाचार और हिंसा के कुछ नहीं किए। लोगों का जीना हराम कर दिया। एक डॉक्टर बेटी की रेप मर्डर हुई, उसका न्याय तो नहीं मिला। उनकी मां को जिस भाषा से उनके पार्टी के लोगों ने अपमान किया है, जनता भूला नहीं है, इसका हिसाब होगा। ममता बनर्जी कह रही है कि जो ईसी निर्वाचन कमीशन, ममता बनर्जी क्या कह रही, दुनिया को कोई मतलब नहीं है। दिलीप घोष क्या कह रहे हैं उसको सुनिए। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, यह जो परंपरा भारतवर्ष की थी उसके ऊपर एक आघात है। यह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आघात नहीं है, यह आघात लोकतंत्र पर है। यह आघात भारत के कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के ऊपर है। आप चिंता करिए, कोई अकेला इलेक्शन बंगाल में नहीं हुआ था। 5 राज्य चुनाव में गए थे, बंगाल भी चुनाव में गया था, असम भी चुनाव में गया था, तमिलनाडु भी चुनाव में गई थी, केरल भी चुनाव में गया था, पुडुचेरी भी चुनाव में गई थी। हमने कल देखा पिनरई विजयन, शांति से उन्होंने जब परिणाम देखा, उन्होंने आराम से जाकर अपना इस्तीफा सौंपा। आज हमने देखा स्टालिन जो सीएम हैं तमिलनाडु के जो थे, आज उन्होंने जाके लोक भवन में, गवर्नर्स हाउस में अपना रेजिग्नेशन सौंपा। मगर ममता बनर्जी है कि वो कह रही है कि हम हारे नहीं हैं और हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। दिस इज द सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड अनार्की। ये कहानी है अराजकता की और ये कहानी है एंटाइटलमेंट की। मैं ही रहूंगी, मेरे अलावा कोई और नहीं रहेगा। संविधान मेरे से शुरू होता है और मेरे पे खत्म हो जाता है। अगर मैं नहीं तो संविधान नहीं, मैं नहीं तो लोकतंत्र नहीं। मुझे ही केंद्र बिंदु में रखकर सत्ता चलेगी, अगर मैं नहीं तो सत्ता भी नहीं चलेगी। शासन किया है, मुख्यमंत्री रही हैं, संविधान को उन्हें जानना चाहिए, जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उनसे उन्हें अवगत होना चाहिए। आज उनका कहना है कि हम रिजाइन नहीं करेंगे। देखिए, ऐसा है कि हमें पता था यह होने वाला है। आज वो इलेक्शन कमीशन के विषय में बातचीत कर रही हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं। कल वो एसआईआर के विषय में कहेंगी, परसों ईवीएम के विषय में कहेंगी, और ये कार्य लगातार चलता रहेगा। हम अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं, नाचे ना आवत कहत की अंगनवे टेढ़। जो हार है वो हार है, और हार को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है इतनी परिपक्व महिला हैं, इतनी परिपक्व नेता रही हैं कि उन्हें हार को स्वीकार करना चाहिए। और उनका जो व्यवहार है, मैं कहूँगी हास्यास्पद है। अभी गरिमा के साथ, मर्यादा के साथ अपनी हार को स्वीकार करें।
नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खास बात यह है कि इसी दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती भी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनाव प्रचार के दौरान इस तारीख का जिक्र कर चुके हैं, यानी सियासी और सांस्कृतिक प्रतीकवाद दोनों एक साथ नजर आ सकते हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक बीजेपी ने सरकार गठन की प्रक्रिया तेज करती है। गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो विधायक दल की बैठक में नेता का चयन करवाएंगे। उनके साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक होंगे। असम के लिए जेपी नड्डा और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल यह है कि सीएम कौन होगा। रेस में सबसे आगे नाम है शुभेंदु अधिकारी का, जिन्होंने पहले नंदीग्राम और अब ममता बनर्जी को भवानीपुर सीट से मात दी है। लेकिन बीजेपी की रणनीति हमेशा चौंकाने वाली रही है। शमीक भट्टाचार्य, दिलीप घोष, सुकांता मजूमदार, अग्निमित्रा पॉल जैसे नाम भी चर्चा में है। तो देखिए, ममता ने इस्तीफा देने से एक तरफ इनकार कर दिया है, तो वहीं सीएम फेस को लेकर भी सियासत पश्चिम बंगाल में अब तेज हो गई है। ममता ने एक तरफ इस्तीफे से इनकार किया, तो वहीं अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है कि किसको पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि नाम तो कई सारे हैं, लेकिन बीजेपी की स्ट्रेटजी रही है चौंकाने वाली, शॉकिंग स्ट्रेटजी जो है बीजेपी अपनाती हुई नजर आई है। और यही कहा जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी जो है सभी को शौक देकर एक नया चेहरा राजनीति में लेकर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में किसानों और उद्योग से जुड़े कई बड़े फैसले लिए कि सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि FRP 10 रुपए बढ़ाकर 365 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया, जिससे किसानों को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा होने का अनुमान है। इसके साथ ही कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए 5,659 करोड़ रुपए से अधिक की मिशन को मंजूरी दे दी गई है। देश में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए 2 नए सेमीकंडक्टर प्लांट को भी हरी झंडी मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस फैसलों पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय किसानों को आर्थिक मजबूती देगा, उनकी स्थिति को बेहतर करेगा। आज के फैसलों में जो 10 बड़े फैसले लिए गए, करीब करीब 1,52,000 करोड़ रुपए के फैसले हैं ये। इसमें किसानों के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी का, कपास क्रांति का फैसला है। फिर शुगर केन का जो नया सीजन है उसमें करीब शुगर केन के किसानों को 1 लाख करोड़ के आसपास का टोटल बेनिफिट मिलेगा। जो वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बनाई गई है, उसका आज फैसला लिया गया 18,000 करोड़ रुपए का। शिप रिपेयर फैसिलिटी वाडीनार में 1570 करोड़ रुपए का। 2 सेमीकंडक्टर के नए प्रोजेक्ट्स क्रिस्टल और सुची, ये दोनों आज अप्रूव हुए। और रेलवे के 3 प्रोजेक्ट्स हैं 3rd और 4th लाइन के। और जुडिशरी को स्ट्रेंथन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला लिया गया है, जो आज के बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे, जहां वे सेना के नॉर्थ एक सिंपोजियम के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम न्यू कैंट स्थित कोबरा स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है, जहां रक्षा और तकनीक से जुड़े कई अहम प्रदर्शन और प्रस्तुतियां होंगी। सीएम योगी के दौरे को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, जबकि कार्यक्रम पर व्यवस्था जो है चाक चौबंद की गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद से अलग अलग इलाकों में हिंसा की खबरें सामने आ रही है। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कोट मोड़ पर टीएमसी पार्टी के एक दफ्तर में देर रात आग लगाए जाने के बाद इलाके में तनाव जारी है। ये दफ्तर टीएमसी की वार्ड नंबर 53 की पार्षद मौसमी बोस का था। आग तेजी से फैली कि दफ्तर जलकर राख हो गया। पास की एक दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। आसनसोल फायर स्टेशन से एक फायर टेंडर मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में गौ रक्षा जन जागरण अभियान ने जोर पकड़ लिया। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जोरदार स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़ते हुए नजर आए।
विमुक्तेश्वरानंद ने लोगों से 2027 के चुनाव में गौ रक्षा के समर्थन वाले प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। इसके साथ ही सरकार से गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने की मांग भी उठाई गई। इस अभियान के जरिए गौ संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। कार्यक्रम में धार्मिक और सामाजिक संगठनों की भागीदारी भी देखने को मिली है। के लिए धर्म युद्ध लड़ा जाने वाला है और उसी के तैयारी के लिए शंकराचार्य चतुरंगिणी के गठन के लिए हम निकले हुए हैं। योगी जी गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, रक्षा करना तो दूर, गाय को माता भी नहीं कह पा रहे हैं। हमने, आपको पता होगा, आप पत्रकार हैं, काशी से 40 दिन का समय उनको दिया था कि गाय को राज्य माता घोषित करिए। 40 दिन के अंदर भी वो गाय को माता नहीं कह पाए। जो गाय को माता नहीं कह पा रहा है वो रक्षा क्या करेगा, उससे हम कैसे आशा करें? आप बताओ, माता तो कह के पुकार सकते थे, उसमें कौन सा पैसा लग रहा था? उसमें तो केवल एक प्रस्ताव की जरूरत थी, लेकिन वो माता कह करके भी पुकार नहीं पाए, इसलिए उनसे रक्षा की आशा व्यर्थ है। गोरखपुर में कल्याण मंडपम के लोकार्पण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में सीएम योगी ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि जो जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के पैसों में गड़बड़ी करेगा और गुंडागर्दी को बढ़ावा देगा, उसका सफाया तय है। उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां की जनता ने ऐसा कर दिखाया है। टीएमसी को करारा जवाब मिला है। सीएम योगी ने भरोसा व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब पश्चिम बंगाल सोनार बंगला बनेगा। और अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा और उस सोनार बांग्ला के लिए मैं बंगाल के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। अमरोहा के निरोली थाना क्षेत्र के तवई जंगल में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 के इनामी आरोपी को पुलिस ने घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि गोकशी के मामले में वांछित 25,000 का इनामी अपराधी पथकला पे अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने वाला है। सूचना पर इंस्पेक्टर टोली और उनकी टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान संदिग्ध को रोकने की कोशिश की गई तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसमें इंस्पेक्टर के हाथ में गोली लग गई है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे आरोपी की पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। मौके से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है। घायल आरोपी की पहचान मुरादाबाद के डिलारी थाना क्षेत्र के निवासी हारून के रूप में हुई है। आरोपी पर गोकशी और गैंगस्टर एक्ट के समेत कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तवई के जंगल में पुलिस को एक सूचना मिली थी कि एक गौकस जो 25,000 का इनामी भी है, उसका वहाँ मूवमेंट है। वहाँ अपनी रिश्तेदारी में पैती कला में किसी के पास वो जा रहा है। पुलिस को जब मुख्य की सूचना मिली तो पुलिस ने वहाँ पर अपना तलाशी अभियान शुरू किया। एक व्यक्ति जब उनको सामने आता हुआ दिखाई पड़ा तो इंस्पेक्टर डिडोली वहाँ अपनी टीम के साथ मौजूद थे। उनके द्वारा उसको रोका गया और इस पर उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया है। मौके पर इंस्पेक्टर डिडोली, उनके हाथ में इसमें इंजरी हुई है। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में वो व्यक्ति जिसके पैर में गोली लगी है, मौके से एक 315 का तमंचा, कुछ जिंदा कारतूस और खोखा वहाँ पर प्राप्त हुए हैं। पूछताछ में इस व्यक्ति ने अपना नाम हारून बताया है और ये डिलारी थाना जनपद मुरादाबाद ढकिया का रहने वाला है। इसके ऊपर पूर्व में गौकशी सहित गैंगस्टर एक्ट के कई मुकदमे हैं। ये शातिर अपराधी है
पुलिस मुठभेड़ में आज ये गिरफ्तार हुआ है और ये थाना बिहार के सियासत के चर्चित चेहरे पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकालेश्वर दरबार में हाजिरी लगाई। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पप्पू यादव ने भस्म आरती में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने देश और बिहार की खुशहाली के लिए विशेष प्रार्थना की। पप्पू यादव ने कहा कि महाकाल सभी को द्वेष और कलेश से दूर रखे, हर व्यक्ति को आर्थिक और सामाजिक आजादी मिले। उन्होंने कहा कि वे देश और बिहार के 14 करोड़ लोग के कल्याण की कामना करते हैं। साथ ही उन्होंने सभी से सच्चाई के मार्ग पर चलने और एक दूसरे के हित में काम करने की अपील की। अपने प्रदेश के लिए आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, संपूर्ण मानव जीव नेचर सृष्टि का कल्याण, संपूर्ण विश्व का कल्याण, वसुधैव कुटुंबकम, शिव परिवार, कोई भी धर्म विचार श्रेष्ठ कर, हम सभी वर्ग, लिंग, भाषा, समाज, अमीर गरीब, सब शिव परिवार ये श्रेष्ठ कर, सर्वधर्म संभव, सार्वभौमिक, बस समर्पण, एक ही कल्याण के भाव से आए थे। मानवता की रक्षा, नफरत के खिलाफ मोहब्बत के रास्ते, इंसानियत की खुशियां, संपूर्ण मानव की खुशी और सबको मुस्कुराने एक अवसर। महाकाल के इस दरबार से मिले। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। उत्तर मध्य और दक्षिण भारत में बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को राजस्थान में तेज बारिश हुई। इसके कारण 2 शहरों को छोड़कर बाकी सभी शहरों में तापमान 40 डिग्री से नीचे रहा। मध्य प्रदेश में आंधी बारिश के 2 सिस्टम एक्टिव हैं। इस वजह से प्रदेश के 28 जिलों में तेज आंधी और बारिश होने का अलर्ट है। इन जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलेगी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मंगलवार को केदारनाथ धाम लगातार चौथे दिन बर्फबारी हुई, जिससे तापमान -7 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। भारतीय मौसम के लिहाज से आने वाले दिन काफी उथल पुथल भरे साबित हो सकते हैं। एक तरफ जहां अरब सागर में मानसून पूर्व चक्रवाती तूफान के संकेत मिले, दूसरी तरफ राहत दे रही बारिश और तेज हवाओं के थमने के बाद उत्तर भारत में गर्मी का नया दौर शुरू होने जा रहा है। वर्तमान में देश के अधिकांश हिस्सों में आंधी और बारिश का दौर जारी, लेकिन यह स्थिति 10 मई के बाद पूरी तरह से बदलने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों और ऐतिहासिक आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला है कि 10 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी अरब सागर के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में एक चक्रवाती सिस्टम विकसित हो सकता है। इससे बारिश तूफान संभव है। आमतौर पर अरब सागर में अप्रैल और मई के शुरुआती हफ्तों में तूफानों की दर काफी कम रहती है। इसलिए यदि ये सिस्टम मजबूत होता है तो इसे एक अपवाद माना जाएगा।